दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर आरटीआई एक्ट के दम पर ही चालू हुआ था, लेकिन अब उनके ही खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार इस आरटीआई एक्ट के संचालन में सबसे बड़ी रोड ब्लॉक के रूप में काम कर रही है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने पिछले साल पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की इस लापरवाही की तरफ इशारा भी किया था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पत्र में कहा था कि दिल्ली सरकार वास्तविक जानकारी को रोके रखती है और भ्रामक जानकारी साझा करती है। फिर एलजी ने इस मामले में नियमों के अनुसार जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। इस पूरे मामले पर अपनी सफाई में केजरीवाल सरकार ने सीआईसी पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाकर मामले से सीधा पल्ला झाड़ लिया था। परंतु आज हम एक ऐसा ही आरटीआई का मामला लेकर आए हैं जो कि केजरीवाल सरकार के इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त होगा। नमस्कार, मैं अमित लाल और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 24 की खास पेशकश ब्लफ मास्टर का यह दूसरा एपिसोड। आज बात होगी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में तैनात उन ब्लफ मास्टर्स की, उन अधिकारियों की जो आरटीआई के तहत भ्रामक और झूठा जवाब देकर इस कानून की रोजाना धज्जियां उड़ाते हैं। आपको बताते चले कि पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद दिल्ली के मौजूदा कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, जिनके मातहत आरसीएस दिल्ली नाम का यह डिपार्टमेंट काम करता है। इससे पहले सीमापुरी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम इस विभाग के मंत्री थे, जिन्हें पिछले दिनों विवादों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के बाद आरसीएस कार्यालय दिल्ली सरकार का तीसरा सबसे बड़ा और ताकतवर संस्थान है। क्यों? क्योंकि इसके पास दिल्ली की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंकों के संचालन की जिम्मेवारी है। बीते 25 अगस्त 2023 को दिल्ली की एक कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर मैनेजर स्तर के एक पूर्व अधिकारी ने दिल्ली सरकार के आरसीएस डिपार्टमेंट से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत 5 सवालों पर जानकारी मांगी थी, जिस पर 21 सितंबर 2023 को सहायक रजिस्ट्रार बैंकिंग श्रीमान सुरिंदर नारंग ने जवाब भेजा कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, जबकि इसी आवेदक को इसी संदर्भ में शुरुआती जानकारी इसी आरसीएस डिपार्टमेंट ने सीआईसी के आदेश के बाद उपलब्ध कराई थी। यानी जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर आवेदक को झूठी और भ्रामक सूचना दी। इसके बाद आवेदक ने 2 अक्टूबर 2023 को इसके खिलाफ पहली अपील दाखिल की, जिस पर 21 सितंबर 2023 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने सहायक रजिस्ट्रार को 7 दिनों के भीतर सही जानकारी देने का आदेश जारी किया। परंतु अब तक आरटीआई आवेदक को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब इसके बाद आवेदक के पास केंद्रीय सूचना आयोग को 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील का आवेदन देना होता है, जिस पर कब सुनवाई की तारीख मिलेगी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रिटायर अधिकारी की या किसी सीनियर सिटीजन की नहीं है, बल्कि यह दुखड़ा हर एक दिल्ली वासी का है। सिर्फ फ्री बिजली पानी का लॉलीपॉप दिखाकर कैसे नेताओं द्वारा अपना जेब भरा जा रहा है, कैसे दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार रोजाना बढ़ता जा रहा है, कैसे युवाओं की नौकरियों को भाई भतीजावाद में बांट दिया जाता है, कैसे एक कानूनी एक्ट को दिल्ली सरकार के अधिकारी आसानी से झुनझुना बना देते हैं, ये सब आज आप इस आरटीआई की एक छोटी सी कहानी में सुनेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको आरटीआई के उन 5 सवालों को और उसके जवाब को जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई का पहला सवाल है
दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल फरवरी 2023 में समाप्त होने के 6 महीने बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 के प्रावधान संख्या 35(4) का संदर्भ लेते हुए कृपया स्पष्ट करें। इसके जवाब में पीओआई ने कहा कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। जबकि सच्चाई यह है कि 20 जुलाई 2019 को इसी आरटीआई आवेदक द्वारा दाखिल इसी बैंक की मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित सवाल पर भी आरसीएस ने यही जवाब दिया था कि मांगी गई सूचना धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। परंतु 22 अक्टूबर 2021 को हुई सुनवाई में केंद्रीय सूचना आयोग ने आरसीएस की इस दलील को मानने से ही इनकार कर दिया था। बावजूद इसके आरसीएस दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन करते हुए वही पुराना राग अलाप रहा है और केजरीवाल जी कहते हैं कि उनकी ईमानदार सरकार में छिपाने के लिए कुछ नहीं है। पर दोस्तों, आज वीडियो के साथ बने रहिए। आज के इस एपिसोड में ऐसे कई और खुलासे होने हैं। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि आखिर आरसीएस इस सवाल का सीधा जवाब दे क्यों नहीं रहा। इसके लिए आपको थोड़ा इस कोऑपरेटिव बैंक की ABCD समझनी होगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि असल में मामला है क्या। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस कोऑपरेटिव बैंक में दिल्ली के लाखों लोगों का पैसा जमा है। पूरी राजधानी में इस कोऑपरेटिव बैंक की 50 से अधिक शाखाएं यानी ब्रांचेज हैं। इस बैंक के प्रबंधन का चुनाव दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के नियमों के अनुसार होता है। प्रावधान संख्या 35(4) में यह व्यवस्था है कि यदि प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरा हो जाए और चुनाव समय पर ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में आरसीएस इस बैंक में एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करेगा, जो कि अपनी नियुक्ति से अगले 30 दिनों में चुनाव संपन्न करवाएगा। परंतु मौजूदा मामले में आरसीएस दिल्ली ने मौजूदा कमेटी को ही केयरटेकर बना रखा है। वर्तमान परिदृश्य में इस बैंक की सदस्य सोसाइटियों का ऑडिट करने का दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश जारी हुआ है और रिटायर्ड जस्टिस श्रीमान VK जैन को चेयरपर्सन की जिम्मेवारी दी गई है।